हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र बालियान टारगेट टू रोजगार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको मैथ का परिचय बताया था कि किस तरीके से मैथ का निर्माण हुआ, कहाँ से मैथमेटिक्स शब्द आया, और उसी क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हुए अब हम अपने टॉपिक नंबर सिस्टम पर पहुंच चुके हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए, एकदम शांति से बैठ जाएंगे। तो आज के हमारी ये नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, क्या होता है ये नंबर सिस्टम, क्या होता है ये संख्या पद्धति, इसको जानने से पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स क्या होते हैं। और नंबर्स से भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नंबर्स बनते कहाँ से है, आखिर मैथ में, गणित में ये संख्याएं कहाँ से आती है, कहाँ से बनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे अंक को, कि डिजिट अंक क्या होता है। इन्हीं अंकों से नंबरों का निर्माण हुआ है, संख्याओं का निर्माण हुआ है। इसीलिए हमें सबसे पहले अंकों को जानना जरूरी है कि ये अंक होते क्या है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों अंकों की, अगर मैं बात करूं अंक की, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है, तो बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए होते हैं, कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। तो मैथ को भी पढ़ने के लिए हमें 10 अंक दिए गए हैं, 10 सिंबल्स दिए गए हैं, जिसके आधार पर ही हम अपने पूरे मैथ को पढ़ते हैं, तरह तरह की संख्याएं बनाते हैं। तो कौन कौन से वे अंक होते हैं, कौन कौन सी डिजिट होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी गणित में, मैथ में पढ़ने के लिए हमें डिजिट दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं एक तरीके के, जिनके आधार पर हम अलग अलग संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंकों की जो संख्या होती है ये एकदम सीमित होती है। सीमित कैसे होती है कि अंकों की जो संख्या होती है, अंकों की कुल संख्या, अगर हम इनको काउंट करें तो ये संख्या में, गिनती में ये 10 होती है। तो यहीं से बच्चों एक सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सर अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अंकों की जो संख्या, कुल संख्या होती है, वो हमारे पास 10 होती है। ठीक है बच्चों, इन्हीं 10 अंकों के, इन्हीं 10 सिंबल्स के आधार पर हम तरह तरह की संख्याएं बनाते हैं और उन्हें हम मैथ में पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंक आखिर होते क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करें आगे संख्या की, जिसे हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, संख्या की, ये संख्याएं कहाँ से बनी है, किस तरह से होती है संख्याएं। तो बच्चों, इन संख्याओं का निर्माण जो होता है वो इन अंकों के तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर या संख्या किसे कहते हैं? अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल को हम संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी किस प्रकार से संख्याओं, मतलब अंकों का विभिन्न प्रकार से मेल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से कोई एक नंबर उठा, एक अंक उठाइए, एक डिजिट उठाइए। जैसे मैंने ले लिया 2 और 2 के साथ में मैंने 3 को ले लिया, तो ये हमारी एक संख्या बन गई, जिसे हम 23 या 23 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और आगे संख्याएं बनाना चाहे, हमने एक अंक लिया 4, एक अंक लिया 5, एक अंक लिया 6, तो ये हमारा 456, ये हमारी एक संख्या बन गई। तो इसी प्रकार से अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल से जो है तरह तरह की संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने बात करी कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अंकों की कुल संख्या 10 होती है। ये 10
डिजिट, ये 10 सिंबल्स जिनके आधार पर हम अंकों का, संख्याओं का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि संख्याओं का मतलब कितनी वो होती है, गिनती होती है, क्या हम संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, संख्याओं को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये असीमित मात्रा में होती है। ठीक है, हम इनको नहीं आज तक गिन सकते कि ये कितनी होती है। अगर मैं कहूँ तो संख्याओं की जो कुल संख्या होती है वो अनंत तक होती है। संख्याओं की अगर आपसे कुल संख्या कोई पूछे कि संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो संख्याओं की जो कुल संख्या होती है वो अनंत होती है, हम इन्हें नहीं काउंट कर सकते। एक प्रकार से ये असीमित होती है। संख्याएं जो होती है ये असीमित होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या है। ये नंबर सिस्टम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से नंबरों का, संख्याओं का एक पद क्रम में हम इसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की आवश्यकता पड़ी। तो ये सिंबल्स, जिसे हम अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ये हमें 10 सिंबल्स मिले। इन्हीं के आधार पर हम पूरे संख्या पद्धति को या पूरे मैथ को या नंबर सिस्टम को हम पढ़ते हैं। अब इन्हीं 10 अंकों के आधार पर, इन्हीं 10 सिंबल्स के आधार पर हम अंक, इनका विभिन्न प्रकार से मेल करके हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कुल अंकों की संख्या कितनी है, तो कुल अंकों की संख्या होती है 10। और अगर आपसे पूछे कि संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है असीमित। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में नंबर्स के बारे में आगे बताऊंगा। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम या संख्याएं नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को एक सिस्टम के तरीके से पढ़ना, ये नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो किस तरीके से मतलब बना है नंबर, किस तरीके की संख्याएं होती है, मैं आपको बताना चाहूँ तो मैथ में सबसे पहले पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास में संख्याएं होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम बात करें इन कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के या सम्मिश्र संख्या के? ये 2 तरह की संख्याओं से मिलकर बनी है। ठीक है, वे कौन सी 2 तरह की संख्याएं हैं वो मैं बताऊं अगर आपको, तो वो संख्याएं होती है जिसे हम हिंदी में, एक तो होता है इसका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, एक होता है काल्पनिक संख्या, एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रकार की संख्याएं हमारे पास में होती है। एक होती है हमारी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इन दोनों के मिश्रण से ही हमारी सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स संख्या नंबर ये हमारा बनता है। ठीक है, और अब हम मैथ में, नंबर सिस्टम में इन्हीं दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, रियल नंबर और आपकी इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, मैं अभी रियल नंबर का जो पार्ट है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है, क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में ज़्यादा हमें यही पढ़ना है। और जो काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्याएं है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमारे मैथ में यूज नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक मिनट, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये होते हैं आपके
वास्तविक संख्या और ये होती है आपकी काल्पनिक संख्या। थोड़ा थोड़ा आपको इनके नाम से ही पता चल पा रहा होगा। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, मतलब जो रियल में हमारे सामने होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं मैथ में, रियल नंबर वो होते हैं। काल्पनिक संख्याएं एक मतलब कल्पना होती है जिस चीज़ की, जो एक तरह से ये मान लीजिए कि कोई ख्वाबों में रहने वाली संख्या जो बहुत ही कम देखने को मिलती है, वो काल्पनिक संख्याएं हम उसको बोल सकते हैं। अगर हम रियल नंबर की बात करें कि रियल नंबर क्या होता है गुरुजी, देखिए एनसीईआरटी में मैथ के लिए जो बनाया गया है, एक नंबर लाइन बनाई गई है, ठीक है, एक नंबर लाइन होती है, ये हमारी एक नंबर लाइन है मैथ में। जो संख्याएं इस नंबर लाइन पर लिखी जा सकती है, जो संख्याएं इस नंबर लाइन पर लिखी जा सकती है, वे सभी हमारी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होती है। और जो संख्याएं हमारी इस नंबर लाइन पर नहीं लिखी जा सकती, वो सभी हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है। अब आप सोच रहे हो कि किस प्रकार से, मतलब कौन सी संख्याएं हैं जो नंबर लाइन पर लिखी जाती है, ठीक है, तो वो आपको मैं बताऊं तो वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो माइनस में होती है और एक प्लस में होती है, ठीक है बच्चों। एक माइनस अनंत से लेके, जैसे माइनस अनंत से लेके मैं बात करूं आपसे, -5, -4, -3, -2, -1, और यह बीच में 0 आ जाता है, +1, +2, +3, +4, ऐसे ये अनंत तक होती है। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है जिन्हें हम नंबर लाइन यानी पर लिख सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप सोचो कि क्या गुरुजी यही होती है -4, -5, इनके बीच में भी कोई संख्याएं होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है इनके बीच में। जैसे मैं बात करूं, ये दो प्रकार की होती है, रियल नंबर भी ये दो प्रकार का होता है। एक पूर्णांक होता है और एक होता है दशमलव में। एक पूर्णांक में और एक होता है दशमलव में। पूर्णांक में मतलब है जो पूर्णांक होता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, 1, 2, 3, ये अनंत तक, ठीक है। और दशमलव में होता है जैसे 1.5, ठीक है, 0.2, इस तरीके से ये दशमलव में होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दशमलव की संख्या जरूर आई होगी, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। तो दशमलव की संख्याएं जो होती है, ये भी हमारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती है। इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं रूट वाली संख्याएं जो होती है, जैसे √2, √3, √4, ये भी अनंत तक जो संख्याएं होती है रूट में, ये भी हमारी रियल नंबर में ही काउंट होती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी सारी तो आपने रियल नंबर में बता दी, अब काल्पनिक रह ही क्या गया है, क्या रह गया कल्पनाओं में, कि काल्पनिक संख्याएं फिर रह क्या गई है। देखिए काल्पनिक संख्याएं अगर मैं बात करूं तो वो आपको सिर्फ एक प्रकार से ही दिखेगी, जो संख्या हमारी रूट के अंदर माइनस में होती है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, हम उसे a मान लेते हैं। ये संख्या अगर कोई भी रूट के अंदर माइनस में है, तो ये हमारी सारी संख्याएं जो है, ये काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। कैसे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -25, रूट के अंदर -36, रूट के अंदर माइनस में अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, अगर रूट के अंदर माइनस है तो ये समझ लीजिए कि वो संख्या काल्पनिक है, क्योंकि इन संख्याओं का माइनस में, या इन संख्याओं का जो ये काल्पनिक संख्याएं होती है, इनका हम कोई भी एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। अगर हम रूट में किसी भी संख्या का मान निकालना चाहे, अगर वो प्लस में है, जैसे √2, √3, √4, ठीक है, इनका चाहे दशमलव में निकले, पॉइंट में निकले, लेकिन इनका कहीं ना कहीं अपना एक
मान है जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आज तक इन संख्याओं का, जो संख्या ये हमारी माइनस में रूट के अंदर होती है, ये कभी भी इनका कोई मान आज तक नहीं निकला है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में है, ये सभी काल्पनिक संख्याओं में होती है। और जो संख्या ये रूट के अंदर माइनस में नहीं है, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे वो रूट में भी संख्या हो, इनका भी हम मान निकाल सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो होती है हमारी, ये सब हमारे रियल नंबर के पार्ट होते हैं। ठीक, अगर मैं इन संख्याओं को बोलना चाहूँ, इन संख्याओं को बताऊँ कि इनको क्या बोला गया है, तो इनको काल्पनिक संख्याओं को हम आयोटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में। कि आपसे अगर पूछा जाए कि आयोटा किसे कहा जाता है, तो आयोटा जो होती है ये काल्पनिक संख्याओं को ही आयोटा कहा जाता है। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो पढ़ने का पार्ट है नंबर सिस्टम में, वो हमारी रियल नंबर है, तो हम इन रियल नंबरों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं की बात करूं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, तो ये भी दो प्रकार की होती है। रियल नंबर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णांक में होता है जो पूरा पूर्णांक होता है, और एक डेसिमल में होता है जो दशमलव बोलते हैं हम। एक पूर्णांक होता है और एक दशमलव, जिसको हम डेसिमल, और पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर, ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर है दो प्रकार की, जो पूर्णांक और डेसिमल में इन दोनों को बांटा गया है। तो रियल नंबर में अगर मैं बात करूं, पूर्णांक जो है हमारा, ये एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हम सबसे पहले डेसिमल को देख लेते हैं, दशमलव को देख लेते हैं, उसके बाद में हम फिर अपना इंटीजर या पूर्णांक के विभिन्न प्रकार से जो पूर्णांक को बांटा गया है, हम फिर उसमें बात करेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं दशमलव की बात करूं, दशमलव जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, देखिए ये दशमलव जो होता है, इसे भी मैथ में तीन प्रकार से बांटा गया है। तीन अलग अलग प्रकार से इसे मैथ में दिखाया गया है। वो मैं आपको तीनों ही प्रकार इसके बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसका जो पहला पार्ट होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो होता है अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, और जो इसका तीसरा पार्ट होता है वो होता है अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव। तो ये दशमलव को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है हमारा शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति दशमलव, तीसरा जो होता है वो होता है हमारा अशांत दशमलव लेकिन अपुनरावृत्ति दशमलव। मैं इसकी अगर बात करूं, शांत दशमलव जिसको हम टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको अगर मैं बात करूं तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये 3 तरह के दशमलव, 3 पार्ट में दशमलव को बांटा गया है। अगर मैं बात करूं शांत दशमलव की, गुरुजी शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव वो होता है जो एक संख्या, कोई भी संख्या अगर वो पॉइंटों में है, दशमलव में जा रही है, तो किसी एक निश्चित जगह पर जाके, किसी एक निश्चित मतलब भाग देने के बाद में, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रुक जाता है, शांत हो जाता है। जैसे इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इसका एग्जाम्पल है 9/2। अगर हम 9 को 2 से भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो हमारे पास में इसका भागफल आता है वो आता है 4.5। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताऊं इसका, तो वो जैसे 4.5। अगर हम 4 को 5 से भाग देते हैं, तो इसका जो हमारे पास में भागफल प्राप्त होता है वो होता है 0.8। ठीक। तो इस प्रकार से जो दशमलव भाग देने के बाद किसी संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बार जब पूरी तरीके से भाग हो जाता है, पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रकार के जो सभी मतलब दशमलव में संख्याएं होती है, इनको बोलते हैं हम शांत दशमलव। अगर मैं अशांत दशमलव एवं पुनरावर्ती दशमलव की बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दशमलव, ये किस प्रकार की संख्याएं होती है? देखिए, जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल दूं 10/3। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में जो इसका भागफल प्राप्त होता है वो 3.333 ऐसे रिपीट होता चला जाता है। इस प्रकार से हमें ये भागफल प्राप्त होता है। ठीक है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, 25/6। ठीक। अगर 25 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो ये हमें भागफल मिलेगा 4.16666, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3 है, ये बार बार अनंत तक, ये मतलब आगे तक रिपीट हो रहा है। ठीक है। ये 4.1 के बाद में 666, ये इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। तो हम इन एग्जाम्पल को, इन दशमलव की संख्या को एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये अशांत दशमलव है, लेकिन ये पुनरावर्ती दशमलव है, कि ये एक मतलब आगे चल के एक स्थान पे जाके ये मतलब रिपीट होता चला जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अशांत दशमलव एवं अपुनरावर्ती दशमलव की बात करें, तो ये वो संख्याएं होती है जो कभी डिवाइड करने पे कभी रिपीट ही नहीं होगी। ये अनंत तक आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन ये कहीं पर भी जाके ये ना तो रिपीट होगी और ना ये शांत होगी। वो किस प्रकार से? जैसे अगर मैं आपको इसका रूट में एग्जाम्पल दूं, जैसे √2, तो हमें पता है कि √2 का हमें एग्जैक्ट मान नहीं मिला। ठीक। निकल तो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि संख्या कभी रिपीट ही नहीं हो रही, और वो दशमलव में कभी मतलब वो नॉन टर्मिनेट है, वो कभी शांत हो ही नहीं रहा। इस प्रकार से जैसे √3, ये सभी जो है ये अशांत एवं अपुनरावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दशमलव में डेसिमल के पार्ट में ये एग्जाम्पल आते हैं। जैसे दशमलव में अगर मैं लिखना चाहूँ 2.41657583902, इस प्रकार से जो है ना, ये संख्याएं जो होती है, ये अशांत दशमलव और अपुनरावर्ती दशमलव, ये इसका पार्ट होता है। ठीक। तो मैंने आपको समझाया पहले अशांत दशमलव हमारा, जिसको हम टर्मिनेटिंग दशमलव बोलते हैं। अगर हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से, तो मैंने आपको बताया कि वो संख्या किसी एक स्थान पर जाकर वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, मतलब हमें कोई भी शेषफल नहीं प्राप्त होगा। ठीक। ये होती है हमारी दूसरे नंबर की जो होती है, ये होता है हमारा अशांत एवं पुनरावर्ती दशमलव। मतलब हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमें जो भागफल मिल रहा है उसका, वो एक
स्थान पे जाके वो मतलब शांत तो है नहीं, है तो अशांत की कैटेगरी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे चल के जितनी बार है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे 10/3, 10 को हमने 3 से भाग करा, डिवाइड करा, तो हमें जो भागफल होता है वो 3.3333 इस प्रकार से आगे ये अनंत तक मतलब 33 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से 25 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी ये 4.1 के बाद में, इसके बाद ये 666 इस तरह से ये संख्या रिपीट होती चली जाती है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट होता है दशमलव का, जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसी तरह ये हमारा तीसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शांत एवं अपुनरावर्ती दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वो हमारा जैसे रूट में कोई संख्या है जिसका हम कोई एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, जैसे हमारे पास √2 है, हम इसका मान निकाल तो सकते हैं लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट मान नहीं मिल सकता, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है डेसिमल में। आगे चल के जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ। अगर हम √4 की बात करें कि गुरु जी √4 भी है, नहीं, जब हम √4 को अगर हम इसका मान देखें तो √4 का मान हमें सीधा एक पूर्णांक में प्राप्त होता है जिसे हम 2 कहते हैं। तो √4 जो है हमारी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में नहीं आता है। इस प्रकार की संख्याएं जो है ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ये संख्या आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार अगर आप और इसका रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इन 3 दशमलव के आधार पर हमें जो संख्या है उसके 2 पार्ट है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है परिमेय संख्या, आपने सुना होगा जरूर परिमेय संख्या, और एक पार्ट होता है इसका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हमारे डेसिमल के पार्ट में ही ये संख्याएं हमारी आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये संख्याएं होती क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। देखिए हमारे पास जितने भी संख्या है, जितने भी नंबर है, इसकी 3 अपनी शर्त होती है परिमेय संख्या की, कि अगर ये 3 शर्त कोई भी संख्या इनमें से पूरी कर रही है तो वो संख्या जो है परिमेय संख्या होती है, और जो वो इन 3 शर्तों को पूरी नहीं कर रही वो सभी संख्याएं जो होती है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इसकी जो पहली शर्त है वो होती है इसकी कि संख्या जो है वो p/q की फॉर्म में होनी चाहिए। p/q की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो दूसरी शर्त है वो है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारी परिमेय संख्या की दूसरी परिमेय संख्या की शर्त है। तीसरी जो है कि p और q जो है ये पूर्णांक होने चाहिए। p और q ये दोनों जो है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या को मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो पॉइंटों में नहीं होती, वे सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, इन तीनों के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि p/q की फॉर्म में कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई संख्या है 3/4, ये हमारी p/q की फॉर्म में भी है, और q बराबर हमारा 0 भी नहीं है, और p और q जो है ये दोनों पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, जैसे 2 हुआ, ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर पॉइंटों में बात करूं कि 1.5 कि सर ये हमारी पॉइंट में है संख्या, दशमलव में है, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, क्या हम इसे परिमेय संख्या में रखेंगे या अपरिमेय संख्या में रखेंगे। तो अगर इसको हम पॉइंट हटाकर इस तरह की हम इसको संख्या बना लेंगे, p/q की फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है,
ये परिमेय संख्या की 3 शर्त होती है कि पहली शर्त ये है कि परिमेय संख्या जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो है वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। और अगर मैं अपरिमेय संख्या की बात करूं तो ये संख्याएं जो है हमारी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमारी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती है। तो अभी मैंने आपको डेसिमल के 3 पार्ट बताए थे, उन 3 पार्ट में ही ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है ये वहीं से डेसिमल में ही वहीं से आई है। ये दोनों संख्याएं, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो अगर डेसिमल के पार्ट की बात करूं, हमने जो आपको पढ़ाया था शांत दशमलव, एक तो शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब हमारे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा अशांत दशमलव, अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव, ये भी हमारा परिमेय संख्या में ही आता है। ठीक है। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है वो है हमारा अशांत एवं अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति दशमलव। ये सभी जो दशमलव की संख्याएं होती है ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। और ये जो डेसिमल के 2 शुरू के पार्ट है, एक शांत दशमलव और एक अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव, ये हमारे परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं। ठीक। तो प्यारे बच्चों, हम आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मैंने आज आपको रियल नंबर में जो डेसिमल का पार्ट होता है वो डेसिमल का पार्ट दशमलव, और दशमलव में जो 2 प्रकार की संख्याएं बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वहां तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में जरूर आया होगा। और आपसे एक गुजारिश है मेरी कि आप इस क्लास को एक बार फिर पुनः, मतलब इस क्लास को पुनः देखना, चाहे आप डबल स्पीड में करके इस क्लास को देखना। इसे आप एक बार अगर डबल स्पीड में करके देख लेंगे क्लास को, कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके डाउट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैं अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल का हमारा नाम से ही एक टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल, हमारा ये एक टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के आपको क्या क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जितनी भी क्लासेस होती है, हम सबसे पहले क्लास ख़त्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लास की जो भी PDF है, हम वो PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल में 10 मिनट के अंदर अंदर डालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आपको हमारी क्लास की PDF से अलग भी जो हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो सभी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिला करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारा ये टेलीग्राम चैनल टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल के नाम से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल का लोगो लगा हुआ मिलेगा, और ये टेलीग्राम चैनल टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल के नाम से आप इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मैं आप सबसे आज यहीं विदा लेता हूं, और अगली क्लास में हम रियल नंबर का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, हम उसको वहां से शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास को। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, एक जानकारी और देना चाहूँगा, हमारी जो मैथ की क्लास है वो अब हफ्ते में आपको डेली 5 PM पर, डेली 5 PM पर वो आपको हमारी क्लास मिला करेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी ये 5 दिन क्लास चला करेगी टॉपिक वाइज, और उसके बाद हम सैटरडे और संडे का जो दिन होगा
उसमें हम जितना भी एक हफ्ते में क्लास करेंगे, थ्योरी वाइज क्लास करेंगे, तो हम इस थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे हम आपको उन क्वेश्चनों को लेकर के आएगा और उन क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।